हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। ये वीडियो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। जितने भी आपके डाउट्स हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ। आप जितने भी ब्राउजिंग करते हो ऑन द टेलीग्राम, यूट्यूब, आप कोरा, जितने भी हैं, ठीक है, अब तक मैंने कोई भी यूट्यूबर या कोई भी वीडियो नहीं देखी जो आपको सीधे तौर पर बताए कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं है। अभी तक जो जितने भी वीडियोस हैं उनमें ये बोलते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है ये ई ओबीसी के इक्वलेंट ही है, उसी के सिमिलर है, बट ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ओबीसी है, ओबीसी सर्टिफिकेट जो कि लास्ट के 3 साल और क्रूशियल डेट के 3 साल पहले और 180 दिन तक बाद में वैधता रहती है उस सर्टिफिकेट की, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। बट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो कि जिसकी गाइडलाइंस डीओपीटी, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उसने आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी की हुई है कि क्या गाइडलाइंस होंगी, आपका रेलवे का हो, यूपीएससी का हो या एसएससी का हो, तो आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो इसी में है। ठीक है, तो सबसे पहले वो गाइडलाइन देखते हैं वो क्या है। ठीक है, तो जो गाइडलाइन है, देखिए, सबसे पहले गाइडलाइन है कि आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब आप ये नहीं है कि आप अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर लोगे कि हाँ मेरे मम्मी पापा की जो इनकम है वो 8 लाख से कम है। आप कोई भी सेल्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते, या तो कोई रेवेन्यू अधिकारी या फिर कोई लेखपाल, पटवारी, ये लोग डिसाइड करेंगे कि आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, और उसके साथ जो 4 अलग से पॉइंट बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये आपके सर्टिफिकेट में लिखे हुए होंगे और इनको आपका जो अधिकारी है आपके एरिया का, वो इनको स्टैंप करेगा आपको, और उसका जो नंबर है, एक सर्टिफिकेट नंबर है, वो आपको अलॉट करेगा और अपने वहां पे एक सर्टिफिकेट का नंबर लिखेगा, रिकॉर्ड रिकॉर्ड में चढ़ाएगा। ठीक है, तो एक तो बात ये है। दूसरी बात, आपका जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पर आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, जैसा कि आप 5.3 नंबर पॉइंट में पढ़ रहे होगे। ठीक है, क्रूशियल डेट फॉर सबमिटिंग इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बाय द कैंडिडेट मे बी ट्रीटेड एज अ क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। ठीक है, मतलब कि जब भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हो, आपके पास कोई सब्सटेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। ठीक है, जो 5.4 नंबर पॉइंट है, ठीक है, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने इस प्रोविजनल वर्ड को ये मान लिया कि अगर जिनके पास नहीं होगा उनको प्रोविजनल रखा जाएगा। ये इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप यूआर कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी से जाते हो तो आप 2 साल के लिए प्रोविजनल ही होते हो, जब तक आपकी डॉक्यूमेंट की वेरासिटी चेक नहीं हो जाती। ठीक है, तो जो आपका ईडब्ल्यूएस है वो ईयर ईयर के बेस पे बनता है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू ए प्रॉपर चैनल। आप चाहे एक क्लियर लो या प्रोविजनल लो, ठीक है, आपकी अगर जो आप सिलेक्शन है, अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट्स लेते हो तो आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट सबमिट करवाना ही पड़ेगा। अगर आप रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेते हो तो कोई जरूरत है ही नहीं। अगर आप सेंट्रल में सेंट्रल का बेनिफिट ले रहे हो तो आपको जो क्राइटेरिया है, जो फिक्स डेट है, उस डेट तक आपको सर्टिफिकेट सबमिट करवाना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत ही रिस्क रहेगा। आज के टाइम पे जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल भी वो लीनियंसी नहीं बरतेंगे कि आपके पास 2 साल बाद का है,
ठीक है, तो आपको रखा जाए। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसा कि आप सब लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि एक यूपीएससी कैंडिडेट थी। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूपीएससी कैंडिडेट थी आशिमा गोयल। ठीक है, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनका जो यूपीएससी सिविल सर्विस में जो रैंक था 2019 में, वो 65 रैंक स्कोर किया था। ठीक है, बट जब इन्होंने फॉर्म फिल किया उस टाइम पे इनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास एक सब्सटेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि हमें इस कैटेगरी में हूँ। किसी अधिकारी ने, गवर्नमेंट के अधिकारी ने आपको डिक्लेयर किया हुआ होना चाहिए कि इस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो। ये नहीं है कि आप सेल्फ डिक्लेयर कर लोगे अपने आप को कि हाँ मेरे पेरेंट्स की इनकम इतनी कम है, मैं गरीबी रेखा में हूं तो मैं इस कैटेगरी में बिलोंग करता हूं। नहीं, आपको कोई अधिकारी लिख के दे जो फॉर्मेट है, तब आप उस कैटेगरी में एलिजिबल हो। अब बात करते हैं जो आसिमा गोयल के केस को लेकर, जो मैं आपको एक एज ए एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, इनकी जो रैंक थी वो काफी अच्छी रैंक सिक्योर की यूपीएससी में, इन्होंने 65 रैंक। बट कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है वो बहुत ही जरूरी होना चाहिए आपके साथ। इनके साथ हुआ क्या कि जब इन्होंने फॉर्म फिल किया, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया। ठीक है, उस टाइम पे इनके पास सर्टिफिकेट था नहीं, और जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था कि आपके पास कोई सब्सटेंशियल प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, बट इनके पास नेक्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट था। तो यूपीएससी में जब इंटरव्यू के लिए असीमा गोयल अपीयर हुई, उस टाइम पे इन्होंने यूपीएससी में एज एन अंडरटेकिंग, ठीक है, एक दी कि मैं जब डीओपीटी में नेक्स्ट टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम पे अपना सर्टिफिकेट सबमिट कर दूंगी। जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट था, जो कि आपका 2017 से 2018 फाइनेंशियल बेस पे होना चाहिए था, इनके पास नेक्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट था। ठीक है, तो यूपीएससी ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि अंडरटेकिंग को, जैसा कि आप, हम एसएससी में जाते हैं और हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता तो हम उस टाइम पर अंडरटेकिंग दे देते हैं। ठीक है, और उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करा पाए तो आपको यहाँ से, ये जॉब से निकाल दिया जाएगा, उसमें साफ तौर पर लिखा होता है। ठीक है, तो सेम चीज इनके साथ हुई कि ये डीओपीटी में गई, जो कि डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होती है। आप जब सीजीएल या सीएचएसएल के थ्रू जाओगे तो आपकी डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन होगी। अगर आप भी अंडरटेकिंग लेते हो तो स्पेशली आपकी चेकिंग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि आज के टाइम पे जब सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है चीजें, तो पता चल जाता है कि ये प्रोविजनल कैंडिडेट है और किस बेसिस पे प्रोविजनल कैंडिडेट है। तो आरटीआई के थ्रू आपका सब कुछ पता चला लगाया जा सकता है, और डिपार्टमेंट बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं बरतता इन चीजों को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, बिकॉज आपने उस चीज का बेनिफिट लिया है। ठीक है, तो जो आशिमा गोयल कैंडिडेट थी, इनकी रैंक आई 65 रैंक। ठीक है, यूपीएससी ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया उसके बाद जो डीओपीटी में सर्विस अलॉटमेंट के लिए गई लिस्ट, उस टाइम पे डीओपीटी ने इनके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की कि आपने, आपका ये सर्टिफिकेट ड्यू है, आप सबमिट कीजिए। तो वहां पर भी इन्होंने बोला कि मेरे पास तो जो नेक्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट है, आप इसी से काम चला लीजिए। ठीक है, बट जो गाइडलाइंस हैं, आपने अगर बेनिफिट लिया है तो आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो उन्होंने एट लास्ट जो उनका टाइम फ्रेम था, उन्होंने लिस्ट को, जो अलॉटमेंट लिस्ट थी वो जारी कर दी, और जो 65 रैंक थी वो आज आप लिस्ट में देख सकते हो वो मिसिंग है। 65 रैंक आप देख सकते हो, 64 एंड सीधा 66, 65 रैंक मिसिंग है, जो कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से नहीं सर्विस अलॉटमेंट हो पाई। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल था कि अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आपको फेस करना पड़ सकता है, कि कितना रिस्क है एक यूपीएससी जैसा एग्जाम क्लियर करके जाना। इतने टायर हैं, इतने लेवल हैं। ठीक है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट की वजह से आपको निकाल दिया जाए, तो बहुत ही दुख होता है।
सीरियसली बहुत दुख होता है। तो सेम एग्जांपल मैं पुट करना चाहूंगा कि जो सीएचएसएल, सीजीएल, ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम भी काफी इजी हैं, ठीक है। हर कैंडिडेट के लिए कुछ ना कुछ मुश्किल होता है। आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो जो सीएचएसएल का भी डीवी चल रहा है, ठीक है, वे अपनी तरफ से, एसएससी है जो अपनी तरफ से तो आपको प्रोविजनल दे देगी। अगर आप उनको बोलोगे कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, और वो आपको ऑप्शंस देगी कि आप अगर यूआर में जाना चाहो यूआर में जा सकते हो, ओबीसी सॉरी ईडब्ल्यूएस में जाना चाहो ईडब्ल्यूएस में जा सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर बात है कि आप उस चीज को कितना समझ रहे हो, ठीक है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको लग रहा है कि आप यूआर से सीट ऑक्युपाई कर सकते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूआर से ही लो, प्रोविजनल ना लो। क्योंकि अभी तक जितने भी केसेस सामने आए हैं, ठीक है, अब बहुत सारे लोग हैं जो एमटीएस इनका एग्जांपल दे रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ कि नोटिफिकेशन क्या क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। देखिए, जो नोटिफिकेशन में सीएचएसएल के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अगर मैं उसको लेकर चलूं तो क्रूशियल डेट के लिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए, मैं आपको सीधा लेकर चलता हूं। देखिए आप, देखिए यहाँ पर आप ओबीसी के लिए देख पा रहे होगे कि ओबीसी के पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो क्रूशियल डेट थी 5/4/2019। बट जो ईडब्ल्यूएस है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। मैं स्पेशली सीएचएसएल के लिए बोल रहा हूँ ये बात अभी राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि हमें इस डेट का चाहिए। बट एक बात श्योर है कि आपको उस फाइनेंशियल ईयर का सबमिट करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रोविजनल ले रहे हो उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को लेकर, और विदाउट प्रॉपर फॉर्मेट को लेकर, कि आपके पास सेंटर का फॉर्मेट नहीं है, तो आप अपने लिए परेशानियां क्रिएट कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। अब आपको लेकर चलता हूँ सीजीएल के नोटिफिकेशन पर, सीजीएल 2019 के नोटिफिकेशन पर। देखिए, ये देखिए, साफ तौर पर लिखा हुआ है। आप 6.4 नंबर पॉइंट पढ़ सकते हो कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेम एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस एंड एनी अदर बेनिफिट फी कंसेशन रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन। अगर आपको ये चीजें चाहिए, तो आपको क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि आपकी 25 नवंबर 2019 थी, ठीक है। तो इस डेट को आपके पास कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि आप इस डेट को ईडब्ल्यूएस में थे, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको, जैसे सीएचएसएल में अभी जो मेरे जितने भी लिंक थे मैंने उनसे कंफर्म किया, तो उनमें पाया कि जो एसएससी है, एसएससी आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर चेक कर रही है, ठीक है, और आपको क्लियर दे रही है, ठीक है, तो फायदा है। अगर आपके पास नेक्स्ट ईयर का है और आपको प्रोविजनल में रखा जा रहा है, तो आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सीजीएल है, सीजीएल में अगर क्रूशियल डेट के बाद, सीजीएल 2019 में अगर क्रूशियल डेट के बाद अगर प्रोविजनल दे रही है, ठीक है, तो आपको शायद बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अभी एक कैंडिडेट आया डीएसएसएसबी में, जिसमें उनका जो सर्टिफिकेट था वो बाद का था, और उनको जॉब से निकाल दिया, उनका सिलेक्शन था उसको खत्म कर दिया, ठीक है। अब मैं जो एक बार दोबारा से उस लड़की पर आना चाहूंगा, असीमा गोयल, जिन्होंने 65 रैंक सिक्योर किया। उन्होंने बाद में क्या किया कि कोर्ट केस कर दिया अगेंस्ट डीओपी रूल्स, और बोला कि जो आपकी जो अथॉरिटीज थी उस टाइम पे, ठीक है, वे कोऑपरेट नहीं कर रही थी, कम नॉलेज था उस चीज को लेकर। तो जो डीओपीटी ने वो केस आसानी से जीत लिया, ठीक है। फिर बाद में ऑन रिक्वेस्ट
उनसे उन्होंने इनकी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स है उनसे उनकी इनकम भी पता करने की कोशिश की कि क्या उनकी कितनी क्या इनकम है। तो मुझे लगता है कि जो ये 5 कंडीशंस हैं, एक बार आप उनको पढ़ लीजिए कि ये 5 कंडीशन है क्या-क्या। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। 5 कंडीशंस क्या-क्या हैं? आपकी 8 लाख से सालाना आय कम होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। बट अगर जब आपके तहसीलदार पर, आपके पटवारी पर ऊपर से पूछा जाता है कि पता करो अच्छे से, ठीक है? तो वो हर चीज़ आपकी वेरीफ़ाई करेगा। ये नहीं है कि आपकी 8 लाख की इनकम चेक कर ली, हो गया। ठीक है? वो आपकी लैंड भी चेक करेगा, आपके जो शहर में ज़मीन है, शहर में कितने क्या प्लॉट हैं, सब कुछ आपका रेज़िडेंशियल नोटिफ़ाइड म्युनिसिपैलिटीज़ में आपका 100 स्क्वायर यार्ड्स से कम जगह होनी चाहिए। आपका रेज़िडेंशियल प्लॉट गाँव में, ठीक है? आपकी 200 गज से कम जगह होनी चाहिए। तो पटवारी है जो भी आपके वहाँ पे लेखपाल है, ठीक है? तो वो हर चीज़ आपकी नोट करेगा दोबारा से जब आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओगे। ये नहीं है कि आपकी 8 लाख की इनकम चेक की और हो गया उनका काम, ठीक है? अगर आपके इनमें से किसी में भी दिक्कत मिलती है तो जो आपके पास नेक्स्ट ईयर के बेनिफिट्स हैं, जो आप प्रोविज़न लेके आए हो, ठीक है? नेक्स्ट ईयर के लिए भी बेनिफिट्स हैं, वो भी आपके खत्म हो सकते हैं, ठीक है? और अगर आपका जैसे आशिमा गोयल का हुआ, ठीक है? उन्होंने उनकी वजह से एक सीट खराब होगी तो आप पर क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से रिक्रूटमेंट में दिक्कत हुई है, ठीक है? तो जो आपका यहाँ पे आपको वो दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये लिखा हुआ द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बीइंग वेरिफाइड थ्रू द प्रॉपर चैनल एंड इफ द वेरिफिकेशन रिवील दैट द क्लेम टू बिलोंग ईडब्ल्यूएस इज फेक एंड फॉल्स दैट सर्विस विल बी टर्मिनेटेड फोर्थविथ। उसी टाइम पर आपकी सर्विस खारिज कर दी जाएगी जब आप ये मिलेगा कि आपका जो जो आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है? आपके जितने भी अगर आपने प्रोविजन लिया है, ठीक है? उसका जब आपकी वेरिफिकेशन होगी आपकी कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू, ठीक है? तो आपका उसी टाइम पे फोर्थविथ टर्मिनेशन कर दिया जाएगा एंड विदाउट प्रिजुडिस टू द सच फर्दर एक्शन एज मे बी टेकन फॉर द प्रोविजन टू बी द इंडियन पिनल कोड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फेक एंड फॉल्स सर्टिफिकेट। ठीक है? आप देख रहे होंगे कि आप पे चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं और जो नेक्स्ट बेनिफिट्स हैं और एसएससी की तरफ से डिपार्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है? तो मैं आपको ये वीडियो बनाकर डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कि समझिए कि क्या ठीक है, क्या गलत है। जबरदस्ती कोर्ट में जाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है कि आप कोर्ट ऑर्डर ले आओगे, ठीक है? तो कोर्ट ऑर्डर ले आओगे तो मुझे लगता है कि इंडिया की जो ईडब्ल्यूएस कंडीशन है कि 10% के रिजर्वेशन है, उसमें कोई लाई ही नहीं करता। ठीक है? जो ये 4 कंडीशन अलग से हैं, एक बार इनको भी पढ़ लेना अच्छे से कि क्या आप सच में जो आपके पास आपने सर्टिफिकेट तो बनवा लिया है, किसी से बोलकर पटवारी से या किसी को भी बोलकर, ठीक है? क्या आप सच में उसमें बिलॉन्ग करते हो? आप कोर्ट का ऑर्डर लेके आ रहे हो। जो आशिमा गोयल जी ने किया, कैंडिडेट हैं, इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर ही लेके आए, इनका तो यहीं पर फेल हो गई है तो 8 लाख की कंडीशन में ही फेल हो गई हैं तो, ठीक है? अगर जब सिस्टम अपने ऊपर आएगा तो डेफिनेट है कि आपकी जो कहीं ना कहीं इनमें भी एक भी पॉइंट में अगर कमी मिली तो आपका जो सर्टिफिकेट है नेक्स्ट टाइम पे भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, जो नेक्स्ट सीजीएल में आपको क्लियर मिल सकता था, सीएचएसएल में क्लियर मिल सकता था, ठीक है? तो मेरा जो मोटो था वो यही था आपको समझाने का, आपको अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चीजें काफी, चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? तो बट उससे पहले मैं आपको दोबारा से बोलना चाहूंगा, ये नहीं है कि आप वीडियो को कहीं से भी देखना स्टार्ट कर दो और क्वेश्चन पूछ पूछ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है? उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।